अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। साल 2021 बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ। आज साल के आखिरी लम्हात हैं। आज के प्रोग्राम में असेस करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान हुकूमत कारकर्दगी के एतबार से अब तक क्या कर सकी, ये साल पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी के एतबार से कैसा रहा, क्या खोया क्या पाया। ऑपोजिशन जो कि हमेशा से हुकूमत में बारहा आती रही बारियां लगाकर, उन्होंने बतौर ऑपोजिशन कैसा किरदार अदा किया, उस पर भी बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने दो बहुत ज़बरदस्त ख़बरों का जो है पाकिस्तानी अवाम को उनसे खुश कर दिया है। दो ऐसी ख़बरें दी हैं, और एक तो ख़बर से ज़्यादा प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई है सेहत कार्ड की, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि पहले 2013 से 18 तक जब पीटीआई की हुकूमत थी तो हेल्थ कार्ड दिया गया था अवाम को। केपी के जो डोमिसाइल और आईडी कार्ड रखने वाले लोग थे उनको ये फैसिलिटी दी गई थी। 7.5 लाख रुपए तक की हर खैबर पख्तूनख्वा के ख़ानदान को मुफ्त इलाज की फैसिलिटी। अब वो इंशाल्लाह 10 लाख रुपए तक पंजाब के हर ख़ानदान को भी बिल्कुल उसी तरह से उसी पैटर्न पर दिया जाएगा, जिस तरह अभी केपी में भी 10 लाख तक कर दिया गया है। बल्कि केपी में तो मज़ीद एडवांस लेवल पर ये फैसिलिटी चली गई है। ओपन हार्ट सर्जरी हो, स्टेंट्स डलने हो, एंजियोप्लास्टी, सब कुछ अब सरकारी खर्चे पर यह होता है, जो कि जाहिर है कि जो इस्लामी फलाही रियासत की इमरान खान बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के काफ़ी करीब है ये कदम। पंजाब में जाहिर है जहां हॉस्पिटल्स का फुकदान है, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं। 100 मरसों के 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुकने वाले नवाज शरीफ साहब खुद भी, शहबाज शरीफ साहब जो 12 पंजाब के वज़ीर आला रहे पिछले 10 साल, हमने देखा 2018 से कबल बिला शिरकत गैर 2008 से 18 तक वो वज़ीर आला भी रहे, लेकिन छींक भी आ जाए तो वो फौरी तौर पर लंदन का रुख करते हैं। पंजाब के किसी हॉस्पिटल पे वो ट्रस्ट नहीं करते। पंजाब ही क्या, पूरे पाकिस्तान में ही कोई ऐसा हॉस्पिटल वो इस काबिल नहीं समझते कि वहाँ पर वो अपना इलाज करवा सकें। तो जाहिर है कि ये तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा इक़दाम है जो कि जाहिर है इमरान खान साहब को पॉलिटिकली तो फ़ायदा देगा ही, और अगर इसको सस्टेन कर लिया जाता है तो हुकूमत किसी की भी आए, इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी को इसका बहुत फ़ायदा है। वहीं दूसरी एक अच्छी खबर मैं आपको बताती चलूं, अब से कुछ घंटे कबल ऐलान किया गया है कि एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है, तकरीबन लगभग 5 रुपये 90 पैसे, जो कि घरेलू सिलेंडर्स की कीमत भी इससे कम हो जाएगी। जो पहले 2390 रुपये तक उनकी कीमत थी, अब वो 2320 पर आ जाएंगे घरेलू सिलेंडर्स, यानी 70 रुपये तक की कमी आ गई है घरेलू सिलेंडर्स की कीमत में। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, सियासी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के माया नाज सियासी तज्जिया निगार भी हैं, बड़े फ्रंट फुट पे हमारे सोल्जर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत को इन्होंने मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते हुए देखा है। जनरल साहब, बगैर किसी ताखीर के आपसे पूछना चाहूँगी कि साल 2021 आपकी नज़र में पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी के एतबार से कैसा रहा, और वो अपोजिशन जमातें जो हमेशा से हुकूमत में रही थी और अब मिलकर उनको जॉइंट अपोजिशन का बड़ा अच्छा मौका मिला, उन्होंने बतौर अपोजिशन कैसा किरदार अदा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक पार्लियामेंट को फाल रखने का ताल्लुक है, जहां लेजिस्लेशन होनी थी, वहां तो दोनों पार्टियों का रोल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। दोनों ग्रुप का, आप कह लीजिए हुकूमत या अपोजिशन, उसमें कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई। हुकूमत भी डिपेंड करती रही बहुत ज्यादा ऑर्डिनेंसेस पे, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं थी। भारत हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए अपना काम चलाए रखा और अपोजिशन जो है उसने कोई काबिल कदर रोल उसने नहीं अदा किया। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद रही जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ नहीं सकी, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन था। तो मेरे नुक्ता निगाह से ये एक अच्छा स्टेप था जो उन्होंने ईवीएम इंट्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इन्होंने फैसला किया वो अब इंट्रोड्यूस होती नजर आ रही है, और इलेक्शन कमीशन ने भी कोई उससे जो रेजिस्टेंस था वो मेरा ख्याल अब उन्होंने तरक कर दिया है। तो अगर ये इलेक्शन इस तरह हो कि इनके ऊपर कोई बाद में इतराज न उठे, या इतराज हो तो बड़े मामूली नौयत के हों, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन जो है वो ऐसा नहीं हुआ जो मुतनाज़ा ना हो, और तनाज़ात खत्म कर देना मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दूसरी बात यह है कि इंटरनली हमारे चैलेंजेस रहे हैं इकोनॉमी के मामले में, और मेरा ख्याल है कि उधर इंटरनेशनल प्रेशर अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत की भी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं रही इसमें।
मैं समझता हूँ कि मार्केट कंट्रोल करना, चीजों की कीमतें कम लाना, ये सूबाई हुकूमतें कर सकती थी अगर वो मार्केट को रेगुलेट करती। और उसमें यही है कि आप सप्लाई की पोजीशन पे तय करें। चीनी जिस तरह लोगों के गोदामों से बरामद हुई, वो पहले भी रेट्स किए जा सकते थे, कीमतें कम लाई जा सकती थी। बहुत सारे मतलब हमारी अपनी कैरेक्टर की फीलिंग है जहाँ हम मुनाफाखोरी करते हैं, होर्डिंग करते हैं। लेकिन ये है कि ये जिम्मेदारी फिर हुकूमतों पे आ जाती है, उनको करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीजें नहीं हुई। मेरा अपना अंदाजा है कि सूबाई लेवल पे हम्म। जो टीम कैप्टन थे पंजाब या केपीके में, वो बहुत इफेक्टिव लोग नहीं थे। अगर हुकूमत टीम कैप्टन बदल लेती और कोई बेहतर टीम कैप्टन वहां पे लगते जो मुतहरक होते, तो शायद चीजें जो है वो इससे कुछ बेहतर होती। फॉरेन पॉलिसी के मामले में काफी सक्सेस हुई। आपने देखा अफगानिस्तान वाला इशू जो है वो बड़ी अच्छी तरह हैंडल हो गया। हाँ जी। और उसमें फिर हमने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस भी करवाई। तो ये अचीवमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। इनका आगे काफी सारा काम रहता है। जहाँ अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने का मामला है, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान पे डिपेंड कर रहे हैं। उसकी वजह हमारी अपनी भी मजबूरी है कि हमें अफगानिस्तान चाहिए, एक स्टेबल शक्ल में ना हो तो बिल्कुल। हमें बड़ी मुश्किल होती। तो उस पर काम हो रहा है। करतारपुरा के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा और उसको अच्छी तरह चलाया। वो भी हम्म। मैं समझता हूँ इस साल के लिए भी वो एक अच्छी हमारी रही पेशरफ। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस कश्मीर के मौजूद हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा पेशरफ हुई नहीं। नतीजा ये कि आप जमूत का शिकार हैं। और यहाँ पे मैं समझूंगा कि गवर्नमेंट की अचीवमेंट जो है वो वाजे नहीं है, बल्कि नहीं है। आई वुड से कि गवर्नमेंट की अचीवमेंट नहीं है, होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। अब हम्म। इस इन हालात में आप देखिए कि ऑपोजिशन ने क्या रोल अदा किया। ऑपोजिशन लगातार गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती रही, जिसके बिल्कुल। नतीजे में मामला आगे बढ़े नहीं। यानी बजाय इसके कि कॉपरेशन होती, कॉपरेशन नहीं हुई, और उसकी बजाय आपने देखा कि लगातार उसको लेग पुलिंग की जाती रही। मेरे एक और जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस फील्ड में, वो है कोविड का कंट्रोल करना। हम्म। कोविड जो है वो जिस शिद्दत से दुनिया में फैला और जितने मसाइल पाकिस्तान में उसकी वजह से आ सकते थे, बहुत कुछ तो आया, लेकिन इंसानी जानों का ज़या वो नहीं हुआ जो कि इसमें हो सकता था अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट इतना जबरदस्त कंट्रोल ना करती। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के मामले में बड़ा इफेक्टिव काम किया। उससे आपने देखा कि बड़ी जल्दी जल्दी दुनिया को वैक्सीनेशन हो गई। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी कैजुअल्टीज बड़ी कम हुई हैं। और ये एक अच्छा हमारे लिए ना समझ तो अच्छा साल था उस लिहाज से। बिल्कुल सही। करप्शन के मामले में गवर्नमेंट का फेलियर है। करप्शन कंट्रोल नहीं हो सकी। जो गवर्नमेंट ने जिनका कहा था कि उनको सजाएं देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कुछ नहीं हुआ। तो लोग दंदना रहे हैं, उल्टा इन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा वो प्रॉब्लम रही। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई इन्होंने, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली मैं मर्तबा। समझता हूँ बिल्कुल। एक इशू ऐसा है जो कि ऑल एनकम्पसिंग है। उसमें आपकी इकोनॉमी का भी है, उसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी का भी है, फिर इंटरनल फूड सिक्योरिटी। मतलब वो बड़ी के एक बड़ी लेंथी एक्सरसाइज है जो कि गवर्नमेंट ने करके तो उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में ले आए हैं। अब वो पॉलिसी मौजूद है, उसकी आगे प्लानिंग वगैरह करनी होगी। वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स करेंगे, और अगर वो प्लानिंग हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम अच्छा, होगा। ये जैम साहब मैं। के साथ जी जी। प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम बड़ा इफेक्टिवली चला। सेहत कार्ड चला। ये गवर्नमेंट की अच्छी अचीवमेंट थी जिनकी वजह से अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिला और मिलेगा इसमें। लेकिन ये कि ये महंगाई का काम, जो महंगाई का मसला है, वो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं और हम नहीं कर सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई यहाँ पे, जिससे कि अमन का एक लगता है कि हुकूमत सक्सेसफुली यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर कर सकी, जिसकी सही। वजह से आपने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी हद तक वापस आई। और जो लोग यहाँ नहीं खेले चले गए, उनमें पछतावा है। वो आपको कह रहे हैं कि हम आएंगे और दोबारा आएंगे, पूरा टूर करेंगे। सही। और उसमें लगता है कि काफी सूरत हाल होगी। बाकी कुछ इस्लाहात वगैरह हुकूमत ने करनी थी, वो नहीं हुई। रिकोडिक का मामला लगता है कि वो गवर्नमेंट तय कर लेगी। उसमें काफी पेशरफ की खबरें हैं। ठीक। अगर रिकोडिक का मसला हल हो जाता है और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी,
तो उससे आपकी माली हालत भी बेहतर होगी, मईशत को फायदा मिलेगा। और बिल्कुल हो सकता है ठीक। कि आप अपने साहब यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जैन साहब ने कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स रेज किए हैं, उस हवाले से जरा कुछ सवालात करेंगे, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं। बहुत बड़े बड़े केसेस आपने किए हैं अपने करियर में, और काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में कई इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस लाने में मुख्तलिफ हुकूमतों को सजेस्ट भी करते रहे कि इस तरह से अवाम की बेहतरी हो सकती है और क्या ना करने में अवाम की फलाह है। अजहर सिद्दीक साहब, साल 2021 आपकी नज़र में कैसा रहा पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी के एतबार से, और अपोजिशन की कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे कि उन्होंने क्या फाल अपोजिशन होने का किरदार अदा किया, अगर किया तो किस हद तक मौसर रहा? और फिर ज़रा राना शमीम साहब के केस पर भी बताइए कि आज साल का आखिरी दिन है और ये बहुत बड़ा इवेंट था हमारे मीडिया के लिए भी, और ओवरऑल भी जो ड्राइंग रूम डिस्कशंस भी होती रही, तो इस पर खूब बात हुई कि राना शमीम साहब का एफिडेविट आज आ रहा है, कल आ रहा है, जाली है, असली है, क्या है, अगले साल इस हवाले से क्या होने जा रहा है, और मियाँ साहब की वापसी की क्या खबरें? बहुत शुक्रिया मलिया। देखें मुझे अच्छा 20 साल हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट करते हुए, और मफादे आमा में आप इमेजिन कर लें, बिल्कुल आटा, चीनी, गंदम और ये जितने इश्यूज के ऊपर मैं गुज़श्ता इतने अरसे से काम कर रहा हूँ और हर गवर्नमेंट ने रेजिस्टेंस शो की है। ये क्रेडिट टू दी प्रेजेंट गवर्नमेंट कि इन्होंने उस तरह रेजिस्टेंस शो नहीं की। मिसाल के तौर पर कई मामला तो ऐसे हैं कि मैंने खत लिखे हैं, उनका गलतियां पॉइंट आउट की हैं, उन पे उन्होंने एक्शन ली है। इसी चीनी माफिया के कॉन्टेक्स्ट में आज तक कभी स्टॉक चेक नहीं हुआ, तो इसी 2020-21 के दौरान बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी ने चीनी की कीमतों का मुकर्रर करने का एक मैकेनिज्म तय किया। रिटेलर ने कैसे बनाना है, मैन्युफैक्चर कैसे होंगी, शुगर मिले, इन सबको ऑन बोर्ड लिया। ये तो तैयार ही नहीं थे। जुडिशल कमीशन ये बना था, लेकिन जुडिशल कमीशन के जो गुजारिशा दी, जो सिफारिशा दी थी, उस पर अमल दरामद किसी न किसी शक्ल में नहीं हो दिया। कभी एक हाई कोर्ट, कभी दूसरी हाई कोर्ट, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से देखा जाए, दूसरा जो काम अभी चल रहा है वो गंदम की कीमतों के हवाले से चल रहा है। फिर जो पेट्रोल माफिया था, जहां जाके पेट्रोल की शॉर्टेज होती थी और उसमें फिर बनाया जाता था, पैसा ठीक ठाक बनाया जाता था, उस पर भी कमीशन तश्कील दिया गया। उस कमीशन की रिपोर्ट, वो अलग बात है कि उन रिपोर्टों को कोर्टों में ले जाकर अपने तरीके से मामला ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। फिर आगे आप आ जाए IPVs के कॉन्टेक्स्ट में, मैं मामला को देख रहा हूँ अभी रिसेंटली आप देखें, स्मोक के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट बहुत काम कर रही है, लेकिन कोर्ट के सामने रेजिस्टेंस नहीं दी। बाकी गवर्नमेंट हमेशा कोर्ट के सामने रेजिस्टेंस देते थे, ये फैसिलिटेट करते हैं स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, बहुत काम किए। फिर जो आपकी इलेक्ट्रिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, गाड़ियों के जो ताकि पॉल्यूशन खत्म हो सके, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, वन मस्ट एडमिट। लेकिन वजह यह है कि यहाँ गवर्नमेंट के आसपास जो लोग हैं ना, ये अच्छी चीजों को बता नहीं सके। एक और बता दूं मैं आपको, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से अमूमन होता था कि इसाकदार और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के दौर में 70% तक सेल टैक्स लगता रहा है। इन्होंने 17% से भी नीचे सेल टैक्स लाया, लेकिन ये बता नहीं सके आवाम को। ये प्रॉब्लम मेरा याद तक है। और दूसरी बात देखिए, वजह क्या है, अब बिजली की कीमतों के हवाले से तो गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं, वो तो नेपरा ने कर रही है। फ्यूल एडजस्टमेंट मंथली किस तरह से होनी है, जो उनको पहली दफा आकर कुछ नेपरा सामने आया है, लेकिन नेपरा खामोशी से साइड पे बैठा रहा है। तो यहाँ ये चीजें अगर कहें कि यानी आप हेल्थ सेक्टर में देख लें, हेल्थ सेक्टर के हवाले से मैं मामला मैं देख रहा हूँ, मैं बड़े अरसे से चेक कर रहा हूँ। यानी मैंने अभी फिलहाल सीईई को बेहतर करने के हवाले से, अस्पताल की मैनेजमेंट के हवाले से मैं कोर्टों में आया हूँ, जो कि मैं वजह ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बगैर ये आपकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। अब ब्यूरोक्रेसी को हैंड अफराम करना होता है गवर्नमेंट ने, तो वो तो अवॉइड करने, जब पता है कि कोर्टें भी साथ हैं और गवर्नमेंट भी साथ है, तो ब्यूरोक्रेसी मजबूर हो जाती है। कोरोना के कॉन्टेक्स्ट को अभी हाल देखे ना, जहां बैठकर ये वन मस्ट एडमिट के ये सारी चीजें बेहतरी की तरफ है, कमी ये रही है। मैं ये कहूंगा नहीं कि ये जगाना पड़ता है कई जगह पे। अब इमरान खान साहब तो एक कई इश्यूज को टेकअप कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके सपोर्टिंग हैंड है, मिसाल सूबाई हुकूमतें हैं, अगर सूबाई हुकूमत है वो भी कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कहता
लेकिन जिस तरह का वो विजन इमरान खान लेके आए थे उसको ग्राउंड पे ऊपर लाने के लिए अब मौका इनके पास मौजूद है। यकीनन इस सारे मामला में आप इश्यूज देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। यानी मुझे अब ये मिनी बजट जो आया है, मिनी बजट मुझे एतराज़ात तीन तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज्यादा, एग्रीकल्चर के इश्यूज को जो है उठाकर आपने टैक्स कर दिया है, आप बाकी चीजों की तरफ जो छोटी मोटी चीजों की तरफ लगाया, मुझे उस पर एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ना, आपको अपनी जो इंडस्ट्री है ना उसको प्रमोट करने के हवाले से एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना है। कम से कम टैक्स लगाएं, कम टैक्स लगाएं। अजहर सिद्दीक साहब, मैं जरा जनरल साहब जो शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी और जरा थोड़ा सा कानूनी एतबार से भी पूछेंगे कि अगले साल कौन सा दंगल सजने जा रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब ये तो बहुत क्लियर कट बात है, अगर आप पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री देख लें, रीसेंट पास्ट में जो भी पार्टी अपनी कानूनी एतबार से तैयारी ज़्यादा बेहतर करती है वो जीत जाती है। तो इस पर भी जरा आएंगे, लेकिन जहल साहब आप ब्रेक से पहले आपने कुछ पॉइंट्स बताए कि जहां पे पीटीआई हुकूमत बेहतर परफॉर्म कर सकी बाकियों की निस्बत, और कुछ आपने ऐसे वादों की तरफ भी निशानदेही की जहां पर इमरान खान साहब उस तरीके से जिनको पूरा नहीं कर सके अब तक 3 साल में। ये एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था जो आपने रेज किया कि अगर ये टीम लीड्स बदल देते पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में बर वक्त, यानी 3 साल के अंदर अंदर, तो शायद बेहतर नताइज आ सकते थे। उस हवाले से एक तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि वो टीम लीड्स तब्दील नहीं होते, और इमरान खान साहब अब अच्छी तरह से जानते भी हैं कि अगर उनको इस दफ़ा अवाम उनसे डिसअपॉइंट हो गई तो बाकी सबका भी गुस्सा उन्हीं पे निकलेगा 2023 के इलेक्शंस में, एक बात। और दूसरा ये कि आपने कहा कोऑपरेशन इस तरह से नहीं हो सकी ऑपोजिशन की और हुकूमत की, तो हुकूमत को इस हवाले से ऐसा क्या करना चाहिए था कि ऑपोजिशन उनके साथ सेम पेज पर आती, कम अज कम कौमी मफाद की चीजों पर। जी देखिए, पहला नुक्ता जो है आपका कि जो आपने ये कोऑपरेशन की बात की दोनों की, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ती है, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट को चलाना। अब उसमें वो आपसे एनआरओ भी मांगेंगे, वो अच्छे नहीं हैं, उनके कई मसले हैं, वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन फैक्ट में कि लेजिस्लेशन आपने करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा ये जरूरी था कि आप उनसे एक ताल्लुक मेंटेन करते, क्योंकि लोगों ने इलेक्ट करके उनको भेज दिया है, बहुत बुरे हैं सब कुछ है, लेकिन भेज दिया लोगों ने, अब वो पार्लियामेंट का सिस्टम का हिस्सा है, आप उनको निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। प्राइम मिनिस्टर ने जहां जहां खुद जाना चाहिए था उनको पार्लियामेंट इजलास में या कमेटियों के, ये खुद नहीं जाते रहे, जिससे ऑपोजिशन को बहाना मिलता रहा और वो ये कहते रहे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आते, हम क्यों आए, दिलचस्पी नहीं लेते। प्राइम मिनिस्टर को दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। फिर बात आप टीम कैप्टन्स की करते हैं, जहां तक टीम कैप्टन्स का ताल्लुक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप टीमें बदल, वहां पे लोग बदलते रहे। आप कभी आपने आईजी पुलिस बदल दिया, कभी आपने वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल दिया कई कई दफा, लेकिन आप टीम कैप्टन बदल के देखते हैं तो शायद आपको नताइज बेहतर मिलते, क्योंकि जो टीम कैप्टन अगर डायनेमिक हो तो वो कमजोर आदमी से भी काम निकलवा देता है अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। तो आपको वहां पर्सनैलिटी चाहिए थी जो लोगों को मोबिलाइज करती, लोगों को मोटिवेट करती और उनकी अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती लोगों, लेकिन वो वहां पे थे नहीं। इस तरह की वहां पे आपने चॉइसेस नहीं ली, और वो उसकी जिम्मेदारी 100% इमरान खान के अपने ऊपर आती, क्योंकि इसमें तो उनके अपनी चॉइस थी और उन्होंने ही बदलना था, वो नहीं बदला। लिहाजा अगर यहाँ पे कोई कमजोरी है तो वो उनके हिसाब में जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आखिरी 2 से 3 मिनट है हमारे पास, जरा क्विकली अगर हमें बता सकें कि कानूनी फ्रंट पर आगे कौन सी जंग होने जा रही है। और राना शमीम साहब का जो एफिडेविट वाला पूरा किस्सा था, नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करवाने की जो कोशिश की जा रही है, जो बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कि बाकायदा सीरियस एफर्ट की जा रही है कुछ लोगों की जानिब से कि मियाँ साहब की ताहयात नाअहली को कानूनी तौर पर कानूनी पेचीदगियाँ निकाल कर ख़त्म करवाया जा सके, किस हद तक वो अगले साल में इस हवाले से कामयाब हो सकते हैं? देखिए, 2020 का साल तो उनके लिए बड़े मसाइल है। उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी, 5 साल मंसूबा बनाया हुआ था उन्होंने, और उस मंसूबे पे वो ग्रेजुअली उस पर अमल कर रहे थे। लेकिन का शुक्र है, बेईमान आदमी जितना भी कर ले वो गिरता रहता है। और अहमद नूरानी वाला गिर गया मामला, एफिडेविट वाला राना शमीम अब तो फतेह जुर्म आयद हो जाएगी। और मैंने अभी रिसेंटली
2021 में रिपोर्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट को, फेयर कमेंट को और वकील को सजा दी है तौहीन अदालत के अंदर कि आप ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आर्टिकल 19 वहां भी बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तो एक तो ये ज़हन में रख लें कि राना शमीम में 7 तारीख को कोशिश करेंगे आगे पीछे टालने की, किसी तरह से ये फर्द जुर्म आयद ना हो सके, तो मुलजिम का होना बड़ा, कंटेमनर का होना बड़ा जरूरी है। तो फर्द जुर्म आयद होने के बाद सजा इसमें इट्स वेल रिटन ऑन वॉल, बड़ा मुश्किल है उनके लिए निकला, क्योंकि चीजें सारी बड़े वाज़ेह तौर पर आ गई हैं। आपके प्रोग्राम में मैंने सारा ये बता चुका था कि जो एफिडेविट है वो शाइन उसके घर हुआ है, सॉरी मार्बल आर्च में हुसैन के दफ्तर के ऊपर हुआ है, वो चीजें भी सारी आ गई हैं। दूसरा मामला आएगा कि मरियम नवाज की जो अपीलों की समाअत है वो भी अपने कहते फिर रहे हैं हम बचत हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि उसमें कोई चांसेस है, कोई रूम है उसके अंदर, तो वो अपीलें भी मुझे 12 डिसमिस होती नजर आ रही है, लेकिन वहां पर नैब को और हुकूमत वक्त को साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा जो मामला है कि वो इस इंतजार कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब है ये रिटायर हो जाएं, और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ लोगों को, हमारी काबीना के कुछ लोगों को ऑन बोर्ड किया। इंग्लैंड में मीटिंग हुई है, हमारे सदर की मीटिंग वहां पर हुई है, और एक एजेंडा बाकायदा उनके जिम्मे दे दिया गया है कि वो एक पटिशन तैयार कर, हालांकि वो 5 मेंबर बेंच ने बाकायदा नवाज शरीफ को नोटिस जारी किए थे। उस वक्त अटॉर्नी जनरल सारी मौजूद जो पुरानी गवर्नमेंट है उसका रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर नहीं पाए थे, और जो डिसक्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है ये मैं इसलिए कानूनी तौर पर बता रहा हूं कि ये क्वालिफिकेशन की स्टैंडर्ड के अंदर है। डिसक्वालिफिकेशन में तो आप सजा मुकर्रर कर सकते हैं 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, लेकिन क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड में, यानी एक आदमी जो झूठ बोल रहा है, आप कहते हैं झूठ बोल के उसे अगले साल के लिए फिर लड़ने दे दे, ये हमारा जो स्टैंडर्ड है ना सोसाइटल वैल्यू के, वो नहीं चेंज हो सकते कि एक आदमी को ध्यान ही इतना रखना है आपने, तो मुझे इसके अंदर भी मुझे जरा कम नजर आ रहा है। लेकिन वो कोशिश इनकी यही है कि सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड करके कोई ऐसा बेंच लाया जा सके। वो मैं कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई मेरी बात को समझ सकता है कि वो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि वो इसमें भी एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। मुझे वहां भी कम यानी रूम कम नजर आ रहा है। और ठीक, अजहर सिद्दीक, हमारे सेगमेंट का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सईद काजी साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। उनसे ज़रा साल 2021 के हवाले से पूछेंगे कि पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी उनकी नज़र में कैसी रही। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब सईद काजी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनसे पूछेंगे कि आज साल का आखिरी दिन है और साल 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनकी नज़र में कैसी रही, कौन सी 3 स्ट्रेंथ्स रही जिन पर पीटीआई हुकूमत अच्छा खेली, और कौन सी ऐसी 3 वीकनेसेस थी, ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रहे जिन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सईद काजी साहब, आपकी नज़र में साल 2021 इमरान खान हुकूमत की कारकर्दगी के एतबार से कैसा रहा? 3 अच्छे पॉइंट्स और 3 वीक पॉइंट्स आपकी नज़र में क्या रहे इस हुकूमत के? देखिए, बुनियादी तौर पर तो 2020 का जो रिसेशन था, आलमी माशी बुरान जो है, उसने कंटिन्यू किया, डोमिनेट किया 2021 में, और फायर फाइटिंग थी जो होती रही, और इसी के साथ ही हम आगे उसमें अगले साल 2020 में जा रहे हैं, 2022 में जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो, मैं इस तरह से तो नहीं कर सकता डिफ्रेंशिएट, लेकिन एक तो जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी, अभी साल के आखिर में जो 600 अरब रुपए का आया है आपका ये जो मिनी बजट है, ये भी इन्फ्लेशन को आगे बढ़ाएगा। और बेसिकली जो 2020 और 2021 और ये 2022 है, ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो है उसके फेलियर का साल था आलमी सतह पर भी। आपने तुर्की में देखा क्या हुआ, अमेरिका में देखा आपने क्या हुआ, जो है वो नोट छाप के जो है वो अमेरिका बातचीत भी चलता रहा, हमारी मैशतों का तो खैर हाल ही कोई नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि जो एक मॉडल 1980 का जो मॉडल था मैशत का, इकोनॉमिक्स, जिसे पाकिस्तान ने इख्तियार किया, वो अल्टीमेटली उसका जो अनरेवल किया उसने आके, जो एक्सप्लोड हुआ है, वो आके 2020 के जो या 2019 का जो कोरोना ने ये रिसेशन क्रिएट नहीं किया, ट्रिगर किया है। ये ऑलरेडी रहा था। सही। सिस्टेमिक फेलियर जो था
इस निज़ाम के पहले दिन इन बिल्ट था, 80 से ही बिल्ट था, और वो उसके बाद वो एक्सप्लोड हुआ। इमरान खान के ऐसे में बदतरीन वक्त इसलिए आ गया कि जो शुरू के साल थे जिसमें ये फ्लरिश करता रहा 90s, लेट 90s में, जब इतनी बड़ी मंडी आई, इंटीग्रेट हुई पूरी दुनिया के साथ सोवियत यूनियन के निज़ाम के बाद, तो उसके बाद क्रेडिट एक्सपेंशन हुई। क्रेडिट एक्सपेंशन से यूं लगा जैसे बहुत ही माशी आसूदगी आ गई है, हालांकि ये सारा जो है हाउस ऑफ कार्ड्स था और ये शाख नाजुक पे आशियाना था, जो आके 2019 में 2020 में और 2021 में धड़ाम से गिरा है और अभी गिर रहा है। अभी तुर्की का लीरा आपने देखा है, पाकिस्तान का रुपया आपने देखा है। तो मेरे ख्याल में ये सिस्टेमिक फेलियर था, और इसमें जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है गुड एंड बैड गवर्नेंस का, ये मिसगाइड करने के लिए दिया जाता है, ताकि जो इस निज़ाम के चलाने वाले और बेनिफिशरी हैं वो ये नहीं चाहते कि हम इसकी जो असल फेलियर की वजह है उसकी तरफ आए, और वो है सिस्टेमिक निज़ामाती क्राइसिस है। निज़ाम गुड ना हो तो गवर्नेंस गुड नहीं हुआ करती। ये साबित हुआ है इस ऐड में, लेकिन अभी तक इसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। वही रेसिपीज, वही नुस्खे जिन्होंने मेशतों को ताराज किया और रौंद दिया, बड़ी बड़ी और छोटी बड़ी सब मेशतों को। तकलीफ दे बात यह है कि उन्हीं को ही हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं, विच इज आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट। जी मलिया, बिल्कुल सही। और कौन सी 3 आप ऐसी चीजें कहेंगे कि जिनमें इमरान खान हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया, और कौन सी ऐसी 3 बातें जो अपोजिशन की बावजूद इसके कि कई चीज़ें उनकी डिमांड्स बहुत ही अजीबोगरीब रही, जिनका महवर यही होता था कि किसी तरह हमें वापस हुकूमत में ले आया जाए, लेकिन आपकी नज़र में a few parts of their criticism which actually made sense? देखिए, बात यह है कि उसमें जो पहली बात ये समझने की है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है आपकी जी, वो तो जब मैशत आपने सारी ऑफलोड कर दी, पहले ये बात समझें कि जितनी आपने प्राइवेटाइजेशन की थी, आपने बिजली को प्राइवेटाइज किया, बिजली का माफिया बन गया। आपने लैंड को प्राइवेटाइज किया, हाउसिंग सोसाइटी माफिया बन गया। बिल्कुल। तो ये जो रियासती हिस्से निजी कारोबारों के हवाले किए गए थे इस मफरूजे पे कि इनमें एक बेहतरी आएगी, इसमें कंपटीशन होगा, लोगों को अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी, सस्ती मिलेगी, इससे बड़ा झूठ इंसानियत के साथ शायद कोई और बोला गया हो। मकान जो है वो 3 मरले का मकान 1.5 करोड़ का है, और 1.5 करोड़ ख्वाबों में भी नहीं देखा इस मुल्क के 99% लोगों ने। सही। तो बेसिकली बात यह है कि ये जो इमरान खान का पीरियड है, जैसे शबर जैदी सब कल मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट इफ कंट्री गोज बैंकरप्ट इन इमरान पीरियड। तो उसमें इमरान खान का जो मैं जाती तौर पे क्रिटिसिज्म करता रहा हूँ वो ये है कि उनका जो मिसप्लेस्ड फेथ था इस निज़ाम पे। तो अब बाकी बगले बजाना और ये कहना कि जी इमरान खान की ना, इमरान खान ने तो ये कर दिया और वो कर दिया। इमरान खान का अपना शेयर 3.5-4 साल का था, लेकिन इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि ये मेकिंग थी 80 से जो आपने कर्जे लेने शुरू किए और 23 प्रोग्राम लिए, जिनमें से 2-3 इमरान ने भी लिए, बाकी जो है वो किसी गवर्नमेंट ने लिए IMF के। तो वो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर थी, वो डिजास्टर हम देख रहे हैं, दैट इज एट हैंड। और मैं जो बात बार बार कर रहा हूं वो ये है कि कोई आदमी, कोई मैशदान, वो इसकी जो बुनियादी काजिज हैं इस फेलियर की, जो कि यूनिवर्सल है। अमेरिका की इस वक्त 30% कंपनीज ज़ोंबीज कंपनीज है जिन्हें कैश इंजेक्शन से जिंदा रखा जा रहा है, यानी वो खुद जिंदा नहीं है। सही। तो मैं ये ना इमरान खान की किसी फेलियर को जवाब देने की बात है, एक रियलिस्टिक एनालिसिस करने की बात है, और वो ये है कि रियासत को जो आपने कारोबार से बाहर निकाल दिया और कहा कि रेगुलेटर रेगुलेट करेगा और निजी शोबा हर चीज ठीक कर देगा, निजी शोबे ने वो हशर किया इस पाकिस्तान की और दुनिया भर की मैशत का, कि अब आप देख लें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है ऑफशोर हेवंस में पड़े हैं, और यहाँ पे रोटी खाने को नहीं है, और आप 200-300-400 मिलियन की ट्रेंच के लिए खजल होते फिरते हैं दुनिया में। सईद काजी साहब, लेकिन ये आपका पॉइंट अपनी जगह वैलिड है, लेकिन आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया है सेहत कार्ड की फैसिलिटी का, जो बताया जा रहा है कि अब दिसंबर 2021 में इसका इजरा किया जा रहा है और 2022 के मार्च तक पंजाब के हर खानदान को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जो कि जाहिर है कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है।
वहीं आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जो कि आपके पॉइंट से ज़रा कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो मैं थोड़ा समझना चाहूँगी आपसे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अकेली सिंगल हैंडेडली इतने हॉस्पिटल्स नहीं बना सकती, ये हम एम्पावर कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि वो आएँ, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो अच्छी अच्छी इम्पोर्टेड मशीन सही दामों में, सस्ते दामों में उनको मिल सके, जो फैसिलिटी हुकूमत प्रोवाइड कर सकती है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब शुरू से बड़े कीन रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के हवाले से। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कॉन्सेप्ट? देखिए, जो भी वही मैं जाती तौर पर ये कहता हूं कि मैं तो हम रिफॉर्म्स के मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम रिफॉर्मिस्ट नहीं है। हम तो इस्लाह पसंद नहीं है, लेकिन रिफॉर्म्स जो हुई हैं मैं जाती तौर पे जानता हूं। 2-3 ऐसे केसेस थे जिसमें एक खातून को मैं जानता हूं कि इस सेहत कार्ड की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ और उनको फैसिलिटी मिली। मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन क्या ये इन दी लॉन्ग रन सस्टेनेबल मॉडल है? और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत सब काम खुद नहीं कर सकती। अगर हुकूमत इस मुल्क के तमाम इशराफिया को जो है वो छूट दे सकती है, इस मुल्क की हुकूमत वजीर का इलाज मुफ्त कर सकती है, वजीर की गाड़ी के पेट्रोल अफोर्ड कर सकती है, उसको मकान मुफ्त में दे सकती है। और मैंने कल एक बहुत बड़े कारोबारी आदमी से बात की, वो मेरे प्रोग्राम में थे, मैं नाम नहीं लेता उनकी इजाजत के बगैर। तो मैंने कहा यार इन सेठों के पास कितना पैसा होगा? तो उसने कहा इतना ही होगा जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है। तो मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क में अगर 350 बिलियन डॉलर लोगों के पास पड़ा है, दौलत तो इस मुल्क में है, तो फिर ये अजाब क्या है कि हमारे पास जो है वो बिजली के बिल देने के पैसे भी नहीं है। बात यह है कि यहीं पे मैं अपना इख्तलाफ जो है एक तालिब-इल्माना इख्तलाफ करता हूँ कि हजूर आपका मॉडल बैठ गया है। वो तमाम मफरूजे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाए गए थे, न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, मेरी डॉक्टर इकरामुल हक से बात हुई, मेरी शबर जैदी साहब से बात हुई, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से बात हुई, इन तमाम लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं चला और ये सारा मलबा सियासतदानों पे डाल दिया। यानी सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस मुल्क को, इस दुनिया को और इंडिविजुअल मुल्क को चलाते नॉन इलेक्टेड सेंट्रल बैंकर्स हैं, और जो वो बर्बादी करते हैं उसका मलबा सारा सियासतदानों पे हम डाल देते हैं ताकि पता चले जी वो तो नवाज शरीफ खराब कर गया सी, नहीं वो तो इमरान खान खराब कर गया। और वही क्या था, इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 20% मैशियत ओवरसी करते हैं पाकिस्तान की, 80% मैशियत उनके पास नहीं है। वो 80% चीजों की कीमतें आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच के हाथ में नहीं है, मंडी के हाथ में है। और मंडी किन के पास है? वो सेठों के पास है, उनका जिस दिन दिल करता है डॉलर। तो ये कैसे ठीक होगा सईद काजी साहब? ये तो फिर इमरान खान को छोड़ के कोई फरिश्ता भी आ जाए वो भी ठीक नहीं कर सकता फिर इस निजाम को। तो ये सोच मलिया पैदा हो कि एक दवाई देने से मरीज की हालत खराब हो रही है तो दोबारा उसको वो दवाई क्यों दी जा रही है? 1980 से लेके सारे लोग इत्तेफाक करते हैं, जो भी उनकी नजरियाती बैकग्राउंड हो, कि ये सिस्टम, इस सिस्टम ने आम आदमी को कुचला है और ऊपर दौलत का अंबार लगाया है, और वही दवाई हम दोबारा दे रहे हैं। वाई मसला ये है कि हम ये और ये एक और बात, ये तो 1980 से पहले तो ये निजाम नहीं था, उसमें स्टेट कैपिटलिज्म भी था, रियासत की इंटरवेंशन भी ज्यादा हुआ करती थी। तो बात ये है कि बहस ही नहीं करता कोई। मैंने 2 दफा ये सवाल किया, मैंने डॉक्टर इकबाल साहब से बात की कि हजूर ये जो रोज बहसें करते हैं, यार मैं रोज क्या इल्म में इजाफा करता हूँ कि कीमत बढ़ गई है। बात तो ये है कि क्यों बढ़ गई है, वाई? अच्छा वो कोई नहीं बताता। कीमत इसलिए बढ़ गई है कि जो सुबह उठ के कहता है कीमत बढ़ गई है चीनी की, उसकी बढ़ी हुई कीमत का प्रॉफिट उसकी जेब में जा रहा होता है। झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है कि जो सियासत भी कर रहा है और शुगर मिले भी चला रहा है। तो वो अपनी सियासत को कीमतें बढ़ाने और जो प्रॉफिटियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मॉडल 2 नंबर है और इसमें 2 नंबर लोग ही ऊपर आते हैं। और कितने 2 नंबर आदमी से लड़ेगा इमरान खान? अगर इमरान खान एक कार्टल को हाथ डालता है, अगले दिन असेंबली में से उनके खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जेबों में लेके फिर रहे हैं लोग ये जो सेठ है अपनी। तो दिस इज अ मॉडल विच इज क्रम्बलिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। लेट्स टॉक, लेट्स स्पीक। अब बात करें इस पे और बात करके देखें कि क्या हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बिल्कुल है, हो सकता है। मगर मैंने जैसे कहा कि इस मुल्क में 2 मैशतें हैं। एक मैशत है 1% की जो बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ जा रही है, एक 99% की है जो नीचे जिल्लत की तरफ जा रही है। और यक वक्त दोनों मैशतें नहीं उठ सकती, इनमें से एक नीचे जाएगी तो दूसरी ऊपर जाएगी। तो ये है, आइए हम 99% लोगों की मैशत की बात करें, मगर अफसोस न मीडिया कर रहा है। और वो मैशतान, वो इकोनॉमिस्ट जो नौकरियों की सीवी लेके जो है वो IMF के कॉरिडोर में धक्के खा रहे होते हैं, वो क्यों बात करेंगे भाई? मगर हम तो करेंगे, क्योंकि हमने तो यहीं जीना और यहीं मरना है।
बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल सईद काजी साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम भी करें और आपसे इजाजत भी चाहें, इस साल का आखिरी सवाल ये कि आपको इलेक्शन क्या 2022 में होते हुए नजर आ रहे हैं या अपनी आईनी मुद्दत इमरान खान हुकूमत आपको पूरी करती हुई नजर आ रही है कि 2023 में ही इलेक्शन होंगे, और किसका पलड़ा आपको एज वी स्पीक राइट नाउ भारी लग रहा है? देखिए, मैं दो बातें कर दूं। पहली बात तो ये कि अगर इसी निजाम के तहत इलेक्शन होते हैं, एक नहीं 2023 में 23 इलेक्शन भी करा लें तो इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। इलेक्शन में बड़ा फर्क होता है। ये इलेक्शन नजरियात पे नहीं होते, ये इलेक्टेबल्स के इलेक्शन है, ये स्टेटस को के इलेक्शन है, ये जुल्म के जालमाना निजाम के जो उसको बका के इलेक्शन है, ये 1% की जो डोमिनेशन और जुल्म है उसके लिए। एक तो मैं ये बात बताऊं, ये करवा के देख लें, किसी और को ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी रही ये बात कि जी इमरान खान रहते हैं या नहीं रहते, सवाल ये है कि इमरान खान की एक रेपुटेशन स्टेक पे है, उनके साथ बड़े हाथ भी हुए हैं। मैं ये भी बता दूं, लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ धांधली हुई थी, पीटीआई की सीटें मारी गई थी, ये भी निकलेंगी बातें किसी जमाने में। तो बात ये है कि सवाल ये है कि 2023 में हम क्या एक नए अज़म के साथ या कोई ऐसी लीडरशिप या ऐसी सियासी तहरीक बनती हमें नजर आती है जो इस सिस्टम को चैलेंज करे। और ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ये गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस जैसी 2 नंबर गोदी इस्तेलाह है, सुन के कान पक के है। ये एनजीओ जो चला रही हैं गुड गवर्नेंस, इमरान खान ने गुड गवर्नेंस नहीं, और बैड सिस्टम में गुड गवर्नेंस नहीं होती। ब्रिंग अ गुड सिस्टम तो गुड गवर्नेंस खुद ही गुड हो जाएगी। तो ये है सिलसिला। मैं समझता हूँ 2022 भी मुख्तलिफ नहीं होगा, हम क्राइसिस में रहेंगे। जो सेठ जो माल लेके बाहर चले गए हैं वो हुकूमत पर अटैक करते रहेंगे। और लेकिन बात यह है कि जो हमारी जो मुख्तदर तबके हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये जो बाहर काले धन से पाकिस्तानी रियासत पर अटैक कर रहे हैं, इन्हें ये तंग करते रहेंगे मगर इनको रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये काले पैसे वाले और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को एग्जिस्ट कर सकती। और मियां साहब वापस आते हुए नजर आ रहे हैं आपको अगले साल में? मियां साहब एक ही सूरत में वापस आएंगे अगर उनको दोबारा डील मिल जाए, उन्हें ये यकीन हो जाए कि उनके केसेस खत्म हो जाएंगे और उनको जो है दोबारा हुकूमत अगर नहीं भी दी जाती तो वो उनको सियासत करने दी जाएगी तो वो आएंगे। अगर उनको नहीं, वरना कोई अवामी ताकत तो किसी के पास है नहीं। किसने की एक दो इमरान ने जलसे किए थे, आप पता नहीं वो भी कर सकता है, ये नहीं कर सकता। किसने कितनी बड़ी तहरीक, पीडीएम की तहरीक का क्या बना? 8,000 से ज्यादा बंदे नहीं बाहर निकलते। तो इसलिए बंदे क्यों नहीं निकलते? वो इसलिए नहीं निकलते कि जब आप उनके दिल की आवाज नहीं बनते, बल्कि आप 1% के मफाद की सियासत करेंगे तो लोग क्यों निकलेंगे? इसलिए ये ऊपर ही डिसीजन होंगे, ये ऊपर मैनेजमेंट की सियासत चलेगी, अवामी सियासत के दिन नहीं है। हाँ, अवामी सियासत की वही दिन है कि 2,000 रुपया दे दो और वोट ले लो। वो आपके सामने ये जो खिलवाड़ हुआ है इसकी वजह यही है। लोग समझते हैं कि आज के दिन ही 2,000 पकड़ लो, इसके बाद तो किसी ने आना नहीं। जी मलिया, बिल्कुल ठीक है सईद काजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका हमें जो बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, साल 2021 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सईद काजी साहब का ये ख्याल है कि 2022 भी को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ साल नहीं होगा। इस मुल्क की जो रिवायात हैं वो वैसे ही जूं की तूं बरकरार रहेंगी जब तक इस निज़ाम को ना बदला जाए। और ये बात वैसे काफ़ी मुझे इसमें दलील लगती है जो उन्होंने कहा कि एक बुरे निज़ाम में आप अच्छी गवर्नेंस नहीं दिखा सकते, आपको सबसे पहले अपने निज़ाम के जो इनहेरेंट मसाइल हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, वरना एक बुरा निज़ाम एक अच्छे आदमी को हमेशा बार बार फेल करेगा, चाहे वो कोई भी सियासी लीडर हो, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से सोशो पोलिटिकली ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो। ये बात काफ़ी इसमें दलील भी है और इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत भी है। और हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स हैं उनको अब मिल बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि साल पे साल तो यूं ही गुजरता चला जाता है। साल गुजरने का मतलब महज 365 दिनों का गुजर जाना नहीं होना चाहिए, बल्कि निज़ाम में कोई ऐसी बेहतरी लाने की बात होनी चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की अवाम में कुछ तो एक्विटी बरकरार हो सके ना। वो जो इमरान खान बात करते हैं कि फलाही रियासत, इस्लामी फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये जो 1% अशराफिया है जो ऊपर से ऊपर जाती जा रही है और 99% जो बेचारा गरीब तबका, जो जिनमें बहुत से लोग, बदकिस्मती की बात ऐसी है कि उनके बच्चे कूड़े में से खाना ढूंढकर जिनको खाना पड़ता है, उनका सोचा जा सके। अब भी वक्त है कि हम इस नए साल में इस अज़्म के साथ दाखिल हों कि हमने इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की डायरेक्शन को बिल्कुल सही तरफ ले जाना है और वो किसी भी एक पर्टिकुलर हुकूमत के आने या जाने, एक इमरान खान के आने या नवाज शरीफ या जरदारी या फजलुर रहमान के आने जाने से नहीं होगा।
ये तब होगा जब हम सब अपने अंदर के बेईमान चोर को मारें और जिसको जितना हाथ पड़ता है वो वहां तक की चोरी करने की बजाय अपने अंदर के ईमानदार शख्स को जगाए कि बहरहाल कतरा कतरा दरिया बनता है। सो इमरान खान साहब सिर्फ अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। जो भी वजीर आजम कल को आएगा, इमरान खान आते हैं या दोबारा से अगर इनको हुकूमत मिलती है या कोई और वजीर आजम आते हैं, वो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। मुझे कैसे अपना काम ईमानदारी से करना है या जैद बकर को किस तरह अपना काम ईमानदारी से करना है, वो हमें कोई ईमानदार शख्स या ईमानदार लीडर उंगली पकड़ के नहीं बताएगा। वो हमें खुद अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी पड़ेगी और उसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बल्कि अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।